नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूपीजी अड्डा 24/7 पर स्वागत है। मैं नरेंद्र मीना आज आपके लिए लेकर आया हूँ बाल मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, इस वीडियो हम 20 क्वेश्चनों को करेंगे जो आप किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा और किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हमारी वीडियो बिना उसका लास्ट तक ज़रूर देखें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कराएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की ऐसी संस्था है जहां, बताइए दोस्तों। पहला विकल्प है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूली गतिविधियों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या होता है। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की ऐसी संस्था है। बताइए दोस्तों क्या है। तो हम आपको दोस्तों बता दें, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की दोस्तों एक ऐसी संस्था है जहां ये मुख्य स्थान दिया जाता है वो बच्चों को दिया जाता है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प ए बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों स्कूल एक ऐसी संस्था होता है जहाँ पे बच्चों को विशेष ध्यान दिया जाता है और बच्चा ही प्रमुख स्थान रखता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़े जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। दोस्तों, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह मतलब पोशाक के कपड़े पहनते हैं, दोस्तों आप किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। विकल्प ए समूह की पहचान का, विकल्प बी समूह की आज्ञाकारिता का, विकल्प सी समूह निर्देश अनुपालन का, या विकल्प डी समूह अनुरूपता का। बताइए दोस्तों। दोस्तों, हम आपको बता दें, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। दोस्तों, तो आप पता है किसका प्रदर्शन कर रहे हैं। आप समूह अनुरूपता का प्रदर्शन कर रहे होते हैं, जो एक से कपड़े पहनते हैं अपने समूह के अन्य लोगों की तरह। तो दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन में विकल्प डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, संवेदीगामक चरण में प्राप्त होती है, पूर्व परिचालन चरण में प्राप्त होती है, मूल परिचालन में प्राप्त होती है, औपचारिक परिचालन में प्राप्त होती है। बताइए दोस्तों। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त होती है। दोस्तों, हम आपको बता दें, किसी वस्तु के स्थायित्व की जो अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदीगामक चरण में प्राप्त होती है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प ए बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, कहाँ प्राप्त होती है। संवेदीगामक चरण में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। दोस्तों, विशेष शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है, या बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है, या फिर ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। बताइए दोस्तों। दोस्तों, हम आपको बता दें, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम यानी कि इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम IEP की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। और दोस्तों, यही IEP बच्चों के व्यक्तिगत उद्देश्यों को भी परिभाषित करती है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कितने माह के बच्चे मतलब छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। 12 से 18 माह के, 18 से 24 माह के, या 24 से 30 माह के, या 30 से 36 माह के। बताइए दोस्तों। हम आपको बता दें, 18 से 24 महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कब करते हैं। 18 से 24 आयु के बीच। तो इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी। तो दोस्तों किसके द्वारा दी गई थी। गेल्टन महोदय के द्वारा, विनय के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, या टर्मन के द्वारा। बताइए दोस्तों, बुद्धि लब्धि की जो अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा दी गई थी। दोस्तों, हम आपको बता दें, बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंस क्वाइटेंट यानी कि IQ की जो अवधारणा दी गई थी वो जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न द्वारा दी गई थी, और दोस्तों 20वीं सदी की शुरुआत में दी गई थी। दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प सी सही है। किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों बुद्धि लब्धि की अवधारणा। IQ की अवधारणा स्टर्न के द्वारा। और दोस्तों कब दी गई थी। 20वीं सदी में। कब दी गई दोस्तों। 20वीं सदी में।
20वीं सदी में दोस्तों दी गई थी। दोस्तों बुद्धि लब्धि का सूत्र का है, ये भी हम आपको बता दें। बुद्धि लब्धि का सूत्र जो होता है दोस्तों, बुद्धि लब्धि सूत्र क्या होता है दोस्तों, MA/CA गुणा 100। तो दोस्तों MA/CA, तो दोस्तों मेंटल एज और क्रॉनिकल एज, यानी कि MA का मतलब होता है मानसिक आयु और CA का मतलब होगा वास्तविक आयु। तो दोस्तों बुद्धि लब्धि की जो उदाहरण दी गई थी किसके द्वारा, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक स्टर्न महोदय के द्वारा दी गई थी, इसलिए इस क्वेश्चन विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो दोस्तों सृजनात्मकता को किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है, द्रव बौद्धिकता के, रवादार बौद्धिकता, या विविध सोच, या अभिसरत सोच, किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन विकल्प बिल्कुल सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश के नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। दोस्तों किसके अंतर्गत बनाया जाता है, ध्वनि संबंधी, या व्याकरणिक, या वाक्यात्मक, या विभक्ति विषयक, किसके अंतर्गत बनाया जाता है, बताइए दोस्तों। हम आपको बताएं दोस्तों, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। तो दोस्तों इसलिए क्वेश्चन विकल्प ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, संस्कृति प्रभावित कहते हैं, या भाषा निर्धारित कहते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, या सामाजिक भाषाई उद्धृत कहते हैं, बताइए दोस्तों। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। दोस्तों हम बता दें, इसको भाषा निर्धारित कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प भी बिल्कुल सही है। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो दोस्तों ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, भाषा निर्धारित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल है, बताइए दोस्तों किसमें शामिल है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कार्यक्रम। तो दोस्तों अनुच्छेद 26, या अनुच्छेद 15, या अनुच्छेद 45, या अनुच्छेद 21A, बताइए दोस्तों किसमें शामिल है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। और दोस्तों ये जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बनाया गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में लागू किया गया था दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों कब लागू किया गया था, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन 86वें संशोधन द्वारा दोस्तों कब 2002 में लागू किया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं दोस्तों। क्रेसमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया, क्रेसकाय, सुडोलकाय, गोलकाय, बताइए दोस्तों, या उपरोक्त सभी। क्रेसमर महोदय ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया। तो दोस्तों हम आपको बता दें, क्रेसमर ने व्यक्तित्व को क्रेसकाय, सुडोलकाय, गोलकाय, यानी कि उपरोक्त सभी तीनों प्रमुख वर्गों में विभाजित किया था, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है। दोस्तों हम आपको बता दें, शरीर रचना के आधार पर क्रेसमर महोदय ने 1925 में व्यक्तित्व को 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया था। तो दोस्तों पहला कौन सा था उसमें, लंबकाय, एस्थेंटिक, जिसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, ध्रुवलकाय भी बोलते हैं, और दूसरा दोस्तों क्या था, सुडोलकाय, और तीसरा क्या था दोस्तों, गोलकाय। ये तीनों मिलकर ही इन्होंने बांटा था व्यक्तित्व को, किसको बांटा दोस्तों, व्यक्तित्व को बांटा था दोस्तों। ये 1925 में क्रेसमर महोदय ने इनका वर्गीकरण किया था अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, अधिगम की करता है, या स्मृति की करता है, या अभिप्रेरणा की करता है, या सृजनात्मकता की करता है, बताइए दोस्तों। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, संघनन का सिद्धांत स्मृति की व्याख्या करता है। दोस्तों किसकी व्याख्या करता है, स्मृति की व्याख्या करता है संघनन का सिद्धांत। दोस्तों हम आपको बता दें, इस सिद्धांत को मूलर और पिल्जेकर ने प्रस्तुत किया था। दोस्तों किन्होंने किया था प्रस्तुत, मूलर और दोस्तों दूसरा था पिल्जेकर। कौन था दोस्तों, पिल्जेकर। इन दोनों ने मिलकर इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था।
संघनन का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था मूलर और प्लेजर ने मिलकर प्रस्तुत किया था, जो कि स्मृति की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारिक सिद्धांत से, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, या मनोलैंगिक विकास से? बताइए दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा इनमें से किससे संबंधित है? दोस्तों हम आपको बता दें, अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प ये बिल्कुल सही है। दोस्तों बंडूरा महोदय के अनुसार प्राणी जो होता है वातावरणीय उद्दीपकों के प्रति यंत्रवत अनुक्रिया करता है। दोस्तों किसके प्रति? वातावरणीय जो उद्दीपक होते हैं उनके प्रति कैसी क्रिया करता है? यंत्रवत अनुक्रिया नहीं करता है, बल्कि उनके अनेक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को अपने पूर्व अनुभव तथा अंतर्दृष्टि की सहायता से क्या करता है दोस्तों? छांटता है। तो इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं दोस्तों? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी शिक्षा विधि मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ये विधि मानी जाती है। अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी शिक्षा विधि मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि मानी जाती है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रयोगीकरण? दोस्तों हम आपको बता दें, जो अंतर्दर्शन होता है ये मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि मानी गई है, इसलिए इस क्वेश्चन में विकल्प ए बिल्कुल सही है। दोस्तों हम आपको बता दें, अंतर्दर्शन विधि शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, क्योंकि यह विधि वस्तु आत्मनिरीक्षण और स्वयं निरीक्षण की विधि है। दोस्तों इससे आत्मनिरीक्षण, स्वयं का निरीक्षण किया जाता है। इस विधि का जो प्रतिपादन किया था दोस्तों, किसने किया था? उस संरचनावाद नामक मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के जनक थे। कौन थे दोस्तों? विलियम वुंट। इसके जनक थे विलियम वुंट। दोस्तों संरचनावाद नामक मनोविज्ञान के संप्रदाय के जनक थे। कौन थे दोस्तों? विलियम वुंट। और उनके शिष्य थे दोस्तों टिंचर। इन दोनों ने मिलकर किया था। तो दोस्तों किसने किया था इस सिद्धांत का प्रतिपादन? विलियम वुंट ने और टिचनर ने। विलियम वुंट और दूसरे कौन थे दोस्तों? टिचनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अधिगम वक्र में पठार बनता है। दोस्तों अधिगम वक्र में पठार क्यों बनता है? परिपक्वता के कारण, या अभिप्रेरणा के कारण, या थकाने के कारण, या अभिरुचि के कारण? बताइए दोस्तों, अधिगम में पठार क्यों बनता है? दोस्तों हम आपको बता दें, अधिगम में जो पठार बनता है वो निम्न विकल्पों में से थकान के कारण बनेगा, इसलिए इस क्वेश्चन विकल्प सी सही है। तो दोस्तों कुछ कारण हैं जिनके कारण अधिगम में पठार बनता है, हम आपको बता दें वे कारण कौन कौन से हैं। एक तो थकान हो गया, दूसरा नीरसता हो गया, पाठ्यक्रम का नीरस होना भी इसका महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, और दूसरा उत्साह में कमी, और दोस्तों और सीखने में मदद का न मिलना। दोस्तों क्या? सीखने में मदद न मिलना, ये दोस्तों इसके प्रमुख कारण है, इसलिए दोस्तों अधिगम में पठार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं दोस्तों। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? बताइए दोस्तों, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? अधिगम की गति को, अधिगम अंतरण को, या सृजनात्मकता को, या अभिरुचि को? बताइए दोस्तों। हम आपको बता दें, दर्पण चित्र परीक्षण जो प्रयोग किया जाता है वो अधिगम अंतरण को मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन विकल्प भी सही है। दोस्तों अधिगम अंतरण हमने आपको बताया था, जब व्यक्ति किसी अपने पूर्व अनुभव के आधार पर किसी नए कार्य में अपने अनुभव के आधार पर किसी नए कार्य को करता है, तो दोस्तों उससे जो उसे करने में आसानी होती है, तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? अधिगम अंतरण कहते हैं। तो दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। TAT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? दोस्तों किसका मापन है? बताइए। बौद्धिक क्षमता का, वृत्ति का, या अभिक्षमता का, या मूल्य का? बताइए दोस्तों, TAT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? दोस्तों हम आपको बता दें, TAT का उद्देश्य निम्न में से बौद्धिकता की क्षमता का मापन है, तो दोस्तों वो अभिक्षमता का मापन है। दोस्तों TAT को हम प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट भी कहते हैं। तो दोस्तों इस टेस्ट की जो रचना की थी, ये हम आपको बता दें 1935 में। दोस्तों कब? 1935 में CD मॉर्गन और HA मुरे द्वारा की गई थी। तो दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? CD मॉर्गन और दोस्तों HA मुरे द्वारा
मुरे द्वारा की गई थी। टीएटी परीक्षण की जो स्थापना की गई थी दोस्तों 1935 में सी डी मॉर्गन और एच ए मुरे द्वारा की गई थी, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बुद्धि के में, व्यक्तित्व के, या अभिक्षमता के, या अभिरुचि के? बताइए दोस्तों, क्लाउड पिक्चर टेस्ट इन निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? दोस्तों हम आपको बता दें, क्लाउड पिक्चर टेस्ट व्यक्तित्व के मापन की एक प्रविधि है, इसलिए दोस्तों इसमें व्यक्तित्व का मापन होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प बी बिल्कुल सही है। दोस्तों क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है दोस्तों एक प्रक्षेपीय विधि है। कैसी दोस्तों? प्रक्षेपीय विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पियाजे ने, गैस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने? बताइए दोस्तों, सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों हम आपको बता दें, सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था दोस्तों वो गैस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने किया था। तो दोस्तों इसमें एक मनोवैज्ञानिक नहीं है, इसमें कई मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम हम आपको बता देते हैं। और इस क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों इस क्वेश्चन का जो विकल्प है वो डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन जिन्होंने मिलकर किया था, तो दोस्तों हम बता दें, एक थे मैक्स बर्थिमर, एक तो दोस्तों मैक्स बर्थिमर थे, और दूसरे थे कोहलर। कौन थे दोस्तों? कोहलर। और दोस्तों एक थे कुर्टकोफा। कौन थे दोस्तों? कुर्टकोफा थे। और दोस्तों एक थे कुर्टलेविन। तो दोस्तों ये थे जिन्होंने सूझ अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैक्स बर्थिमर, कोहलर, कुर्टकोफा और कुर्टलेविन, जिन्होंने दोस्तों सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका क्या है? दोस्तों क्या हो गया? 8, 9, 10 या 9.5? बताइए दोस्तों, सॉल्व कीजिए इस सवाल को। दोस्तों हम आपको बता दें, माध्यिका का जो सूत्र होता है जब संख्या सम दी गई हो, तो दोस्तों हम इनको गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो दोस्तों ये क्या हुए? सम। तो सम के लिए सूत्र था हमारा माध्यिका का, क्या है दोस्तों? माध्यिका का सूत्र है दोस्तों n/2 वा पद, n/2 वा पद। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को हम इसमें यूज करेंगे, तो हमें इससे क्या होगा? माध्यिका का पता लग जाएगा। तो दोस्तों हमारा क्या पद है? छठा पद है। तो छठे को n वा पद का मतलब है टोटल पदों की संख्या। तो दोस्तों 3, 3, 6 कितने हो गए? 6/2। तो दोस्तों हम इसमें तीसरा पद लगा लेंगे, जब इसको काटेंगे क्या आएगा? 3। और तीसरा पद हमारा कौन सा है? 1, 2, 3। तो तीसरा पद में हमारा क्या रहा है? 9। तीसरा पद हमारा जो आएगा दोस्तों क्या आएगा? तो दोस्तों तीसरा पद और प्लस 1 जोड़ के हम उसको क्या करते हैं? आधा कर देते हैं इसमें। तो दोस्तों क्या करेंगे? 9वां पद प्लस 10। तो दोस्तों इन दोनों को हम दोनों से भाग देंगे, क्या आएगा? 10, 9, 19 का, इसका आएगा दोस्तों 9.5। तो इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है दोस्तों। इस तरीके से माध्यिका निकालते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगली वीडियो में कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे UPG के 24/7 पर। दोस्तों बाल मनोविज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सबको हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।